गौरी अपने कमरे में 16 श्रृंगार किए लाल जोड़े में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसने पिछले साल ही इंजीनियरिंग पास की थी और अब अपने ऑफिस के ही अमन से उसकी शादी हो गई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अपने बचपन की बालिका वधू उसके आंखों के सामने घूम गई थी। कितनी भोली थी वो। अगर सुशीला मैडम ने हमारी मदद ना की होती तो हमारी बच्ची भी बालिका वधू बनकर ससुराल में परेशानियों से घिर गई होती। गोपाल और माधुरी किशनगढ़ में रहते थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। गोपाल एक मजदूर था, दिन भर मेहनत करता तब कहीं जाकर बच्चों का पेट भर पाता। सबसे बड़ी गौरी 5वीं में पढ़ती थी, गुड़िया दूसरी में और गुड्डू 2 साल का था। बड़ी होने के कारण गौरी ने छोटी सी उम्र में ही सारा काम सीख लिया था। एक दिन उनकी दूर की एक रिश्तेदार रूपा आई। गौरी को घर का सारा काम करते देखकर बोली, गोपाल, तुम्हारी बेटी तो घर गृहस्थी संभालने लायक हो गई है, कहो तो इसकी शादी की बात चलाऊं? अरे भाभी, अभी तो वो बहुत छोटी है, हम अभी उसकी शादी नहीं करेंगे। भैया, कन्यादान करके जितनी जल्दी निपट जाओ उतना ही अच्छा होगा। मेरी नजर में एक लड़का है, कहो तो उनको ले आओ। गौरी काम खत्म करके स्कूल चली गई। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी सहेली चंदा से कहती है, चंदा, तुझे पता है मेरे घर में मेरी शादी की बातें हो रही हैं। क्या कह रही है? तू खुश हो रही है? हाँ हाँ, कितना मजा आएगा ना। नई नई साड़ियाँ, गहने, छम छम बजने वाली पायल, हाथों में खूब सारी चूड़ियाँ, मेहंदी। वाह, देखना मैं कितनी सुंदर लगूंगी। तू बहुत भोली है, तुझे शादी का मतलब भी पता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे बगल वाले घर में एक शादी हुई है ना, तो दुल्हन रोज खूब अच्छी तरह से साड़ियाँ पहने, घूंघट डाले घर का सारा काम करती है। जब मुझे देखती है तो मुस्कुरा देती है। अच्छा चल, घंटी बज गई, कक्षा में चलते हैं। उस दिन जब गौरी घर आई तो, गौरी, कल स्कूल मत जाना, कुछ लोग आने वाले हैं, बहुत काम होगा, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी। कौन आएगा माँ? तेरी शादी के लिए कुछ लोग तुझे देखने आएंगे। माँ तो रो क्यों रही है? मुझे तो बहुत सारे कपड़े और गहने मिलेंगे ना, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं रहते। माधुरी ने उसकी मासूमियत पर उसे गले लगा लिया और फपक फपक कर रो पड़ी। दूसरे दिन रूपा के साथ लड़के वाले उसे देखने आ गए। हमें लड़की पसंद है, पर आपका बेटा कहाँ है जिसकी शादी करनी है? अरे भैया, लड़का देखकर क्या करोगे? लड़का मैंने देखा है, तुम तो ये नोटों की गड्डी पकड़ो और शादी की तैयारी करो। इतने रुपए? हाँ हाँ, और पैसे चाहिए तो बता देना। पर मैं पैसे के लालच में आकर अपनी गौरी की शादी बिना लड़का देखे नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लाओ रुपए वापस कर दो। गोपाल ने रुपए वापस दे दिए। वो लोग चले गए। दूसरे दिन रूपा फिर आई। उन लोगों को तुम्हारी गौरी बहुत पसंद है, तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर उनके लड़के को देख लो। एक लौता लड़का है, सारी जायदाद का वारिस है। हाँ, मैं ही चलकर देख लेता हूँ। गोपाल रूपा के साथ जब उनके घर गया तो उनकी शानो शौकत देखकर हैरान रह गया। उसने देखा जिस लड़के से शादी करनी थी वो गूंगा था और उम्र करीब 25 साल थी। मैं चलता हूँ, घर में पूछकर बताऊंगा। भैया, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? लड़का गूंगा ही तो है, थोड़ी सी उम्र अधिक है तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी राज करेगी, नौकर चाकर सब है इनके पास, दिमाग से काम लो, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। माधुरी से सलाह लेकर बताऊंगा। इतने बड़े घर में शादी हो गई तो गौरी के तो भाग्य खुल जाएंगे, पर उम्र भी तो ज्यादा है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। घर आकर गोपाल ने माधुरी को सारी बातें बताई। तुमको ठीक लग रहा है तो हाँ कर दो, वैसे भी हम कौन सा सुख दे रहे हैं अपने बच्चों को, कम से कम वहाँ भरपेट खाना और पहनने को कपड़े तो मिलेंगे। गूंगा है तो क्या हुआ, इतनी धन दौलत सब उसी की तो होगी। दूसरे दिन ही गोपाल ने हामी भर दी। रूपा बड़ी खुशी खुशी आई और नोटों की गड्डी पकड़ाकर चली गई। अगले महीने की तारीख पक्की हो गई। गौरी स्कूल गई तो, सुन चंदा, अगले महीने की 21 तारीख को मेरी शादी हो रही है, तुझे अपने पूरे परिवार को लेकर आना है। ठीक है, मैं आऊंगी। चंदा ने अपने घर में जाकर अपने माता पिता से सारी बात बताई। उसकी माँ सुशीला देवी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी थी। गौरी की शादी, अभी तो वो 11 साल की ही होगी। आजकल बाल विवाह करना जुर्म है।
इन लोगों का कुछ करना होगा। दूसरे दिन जब चंदा स्कूल गई तो वो गौरी के घर पहुंच गई। माधुरी उनको देखकर, कहिए आपको किससे मिलना है? गौरी के माता पिता से मिलना है। माँ तो मैं ही हूँ, गौरी के पिता अभी आते ही होंगे, आप बैठिए। सुशीला देवी एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठ गईं। घर की दशा देखकर उनसे भी बैठा नहीं जा रहा था। गरीबी चीख चीख कर अपनी दास्तान सुना रही थी। तभी गोपाल आ गया, उसके साथ रूपा भी आ गई थी। मैं आप लोगों से मिलने आई थी। बताइए। मैंने सुना है आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। आपको पता नहीं है बाल विवाह कानूनन जुर्म है? जी मैडम, जानते तो हैं, पर क्या करें, हम गरीबों के पास अपने बच्चों को देने के लिए कोई सुख नहीं है। कम से कम पैसे वाले घर में चली जाएगी तो भरपेट खाना तो मिलेगा। देखिए, आजकल बेटियों के लिए सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाग्य लक्ष्मी योजना, इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। अपनी बच्ची को अभी से शादी की जिम्मेदारियों में मत बांधिए। उसको पढ़ाइए लिखाइए। एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को शिक्षित करती है। मैडम, वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इन सभी योजनाओं का लाभ हम गरीबों को नहीं मिल पाता। इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए काम का नुकसान करते जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता। हम थक गए हैं मैडम, इन योजनाओं के चक्कर में पड़ के हम परेशान हो गए हैं। जो हो रहा है होने दीजिए। मैडम, आप क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाती हैं? अपने काम से काम रखिए। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। वो वास्तविकता जानकर चुप हो गई। सीधे सरकारी योजनाओं के कार्यालय से संपर्क किया और भाग दौड़ करके दोनों बच्चियों का फॉर्म भरकर अकाउंट खुलवाने में पूरी मदद की। 10 दिन बाद ही गोपाल के हाथ में सारे कागजात थमाते हुए, गोपाल, तुम्हारी बेटियां पढ़ेंगी और अच्छी अच्छी नौकरियां करेंगी। उन्हें बोझ मत समझो, अभी भी वक्त है। इस शादी से इनकार कर दो। गोपाल और माधुरी उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। मैडम, आपके जैसे कितने लोग हैं जिन्हें हमारी परेशानियां और दुख दर्द दिखाई देता है। अब हम समझ गए हैं। अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर हम आपके जैसा बनाएंगे। अब हर महीने बच्चियों के अकाउंट में पैसे आने लगे, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च चल जाता था। कुछ सालों बाद गौरी इंजीनियर बन गई और गुड़िया तीसरे साल में थी। बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें महसूस हुआ कि कितनी बड़ी गलती करने से बच गए थे वो लोग। मेघा और अजय की शादी को 2 साल हो गए थे। मेघा की सास फूलवंती हमेशा मेघा की बुराई निकालती रहती थी। फूलवंती के व्यवहार से अजय भी परेशान था। बहू, तुझे खाना बनाना आता ही नहीं है तो फुदक फुदक के किचन के अंदर क्यों जाती है? जी माँ जी, अब क्या हुआ? आज तो नमक भी ठीक है। हाँ, नमक ठीक रखेगी तो मिर्ची ज्यादा डालेगी। मुझे चैन से खाने थोड़ी ना देगी तू। पर माँ जी, आपने ही तो कहा था कि गट्टे की सब्जी में आपको ज्यादा मिर्ची पसंद है। ओहो, भरी दोपहर में झूठ बोल रही है। शर्म नहीं आती तुझे? बहुत बार अजय अपनी बीवी को बचाने आ जाता था, पर जब अजय घर में ना होता तो मेघा की तकलीफ और भी बढ़ जाती थी। माँ जी, आपकी चाय। ठंडी है ये, गरम करके ला। मेघा चाय फिर से गरम करके लाती है। कड़वी हो गई, अब चीनी और दूध डाल के और थोड़ा पका ले। मेघा सास के मुताबिक करके लाती है। अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है चाय पीने का, फेंक दे ये। माँ जी, आप क्यों ऐसा करती हो मेरे साथ? क्या आपको मजा आता है मुझे तंग करने में? तंग करके? तंग तो तूने कर रखा है मुझे। 1 कप चाय भी नहीं बना सकती है अच्छे से, उसमें मेरी क्या गलती है? मैं कभी आपको खुश नहीं कर पाती। कभी कभी तो लगता है कि काश आप मुझे घर से ही निकाल दो। आपकी रोज रोज की चिकचिक से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तभी अजय ये सब बातें सुनकर कहता है, और नहीं तो क्या माँ, आप फालतू में तंग करते रहते हो मेघा को। कितना कुछ करती है वो आपके लिए, और आप इतनी अच्छी बहू को आप पागल बना दोगे। फूलवंती अपने बेटे को अपने खिलाफ बोलते हुए देखकर चौंक जाती है। मेघा ने तो आज उल्टा जवाब दिया ही था, पर उसके खुद के बेटे ने भी अब उसे गलत ठहरा दिया था। फूलवंती को बहुत गुस्सा आया और अब वो मेघा को सच में घर से निकाल देने का प्लान बनाती है। दूसरी सुबह सारे घर वाले उठते ही चौंक जाते हैं। किचन में एक सुंदर सी औरत सबके लिए चाय बना रही है। वो सबको चाय देते हुए नमस्ते करती है।
नमस्ते माँ जी, नमस्ते अजय जी, नमस्ते सौतन जी। ये सुनते ही मेघा और अजय दोनों चिल्ला पड़ते हैं। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये तुम्हारी सौतन है। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं घर से निकाल दूं। चलो, अब अगले महीने प्रेरणा और अजय की शादी हो जाएगी और तुम निकल जाना। नई बहू, चलो तुम्हें पूरा घर दिखा दूं। मेघा और अजय दोनों आंख फाड़ के एक दूसरे को देख रहे हैं। मेघा बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकती है और अजय कहता है, मेघा तुम चिंता मत करो, माँ जी ने कह दिया तो मैं शादी थोड़े ना कर लूंगा उसके साथ। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। अजय और मेघा मिलकर एक प्लान सोचते हैं और फिर दोपहर को, अजय जी, आप क्या खाएंगे? मैं आपकी पसंदीदा सब्जी बना दूंगी। मुझे आज राजभोग खाने का मन कर रहा है। दाल, सब्जी, कढ़ी, मिठाई, पुलाव सब बनाओ। क्या सब? हाँ सब। मेघा तो वैसे भी 10 व्यंजन बना ही लेती है, तुम आज 15 बना लो। क्या 15 चीजें कैसे बनाएगी वो बेटा? क्या माँ, आपने मेघा को शादी के दूसरे ही दिन 21 व्यंजन का राजभोग बनाने को नहीं कहा था? याद है कितना स्वादिष्ट बना था? हाँ, याद है। ठीक है, बना लेगी नई बहू, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। आप सिखा दीजिए मुझे। हाँ, चल, आधा मैं बनाऊंगी और आधा तू बनाना। स्वर्णलता किचन में घुसती है मदद करने, पर सारा खाना उसे ही बनाना पड़ता है। प्रेरणा बस वहाँ खड़े होकर सास को देख रही होती है। वाह प्रेरणा, मजा आ गया। बहुत बढ़िया खाना बनाया तुमने। माँ, क्या बहू लाई हो तुम। शुक्रिया अजय जी। काहे का शुक्रिया? साली बुढ़ी सास से सारा काम करवाए मुस्कुरा रही है। हाय, मैं तो थकान से मर गई। शाम को सास की हालत खराब होते हुए देखकर मेघा उनके पैर दबा देती है। प्रेरणा ये सब देखते हुए भी टीवी में गाने सुनते हुए बैठी हुई थी। मेघा रात का खाना बनाने चली जाती है। प्रेरणा, मेघा चली गई तो जरा पैर दबा दे मेरा। माँ जी, मैंने भी तो कितना काम किया आज। मैं तो आपको मेरा पैर दबाने को नहीं बोल रही। सो जाओ, कल सुबह ठीक हो जाएगा। दूसरी सुबह सास उठकर चाय का इंतजार कर रही है। प्रेरणा उठकर आती है और सास के सामने बैठ जाती है। सुबह सुबह चाय मिल जाती तो अच्छा होता। हाँ, बात तो सही कही आपने। पी लेते हैं, है ना फिर चाय? हाँ माँ जी, बनाइए ना। अदरक थोड़ा ज्यादा मेरे लिए, थैंक यू। सास चौंक कर प्रेरणा को देखने लग जाती है कि एक नंबर की कामचोर और गधी बहू ढूंढ लाई है वो अपने लिए। ये लीजिए माँ जी, बिना शक्कर वाली चाय, और ये पिताजी की इलायची की चाय। और मेरी चाय कहाँ है सौतन जी? सास का पारा चढ़ जाता है और वो प्रेरणा के ऊपर चिल्ला देती है। अरे ओ मैडम, एक तो कुछ काम नहीं करना और ऊपर से वो तुम्हें चाय भी बना के दे। जाके खुद बना लो अपनी चाय। हाँ, तो आप चिल्ला क्यों रहे हो मेरे ऊपर? आपने ही तो कहा था आपकी बहू सारा काम करती है। मुझे काम करने बुलाया है या आपके बेटे को फंसाने? देख बुढ़िया, गुस्सा मत दिला मुझे। सुनाने को मैं भी बहुत कुछ सुना सकती हूँ। प्रेरणा, माँ जी है वो हमारी, ऐसे तू तड़ाक करके मत बात करो उनसे। माँ जी होंगी तुम्हारी, मेरे लिए तो सिर्फ बुढ़िया है। जब देखो तब काम करवाना चाहती है, पागल बुढ़िया। फूलवती गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे चुप, बिल्कुल चुप। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। पता नहीं कौन से मनहूस दिन में तू पल्ले पड़ गई। मेरी खुद की बहू ही अच्छी थी। तभी अजय आकर अपनी माँ की हालत देखकर कहता है, क्यों माँ, आप तो मेघा की सौतन लाने वाली थी, अब उसी को घर से निकाल रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दो बहू। मैं सोने की खोज में अपना हीरा खोने वाली थी। मेरी अकल ठिकाने आ गई है अब। मैं कभी तुझे बिना बात के तंग नहीं करूँगी। फूलवंती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मेघा और अजय को गले लगा लेती है। प्रेरणा को घर से बाहर निकालकर फूलवंती अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है।